अतुल जी, देखिए, आंकड़े हर तरह के दिए जा सकते हैं, लेकिन भारत का नीति आयोग ही कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। नीति आयोग कह रहा है कि हमारे देश के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। आंखों के सामने सबके दिखाई दे रहा है, डॉलर की तुलना में रुपया 73 पार कर गया, 83 पार कर गया। तो क्या कहना चाहते हैं? बाजार जाइए, आज आप कह रहे हैं अरे यूक्रेन और रूस की लड़ाई कब शुरू हुई? फरवरी में। इससे पहले क्या भाव थे? क्या उस समय रुका हुआ था? तब भी सरसों के तेल बढ़ गए थे 140, 150, 160। अरहर के दाल के दाम क्या थे? आप छिपाने की बात मत कीजिए। सरकार की नीतियों के चलते ये सारा खेल हो रहा है। देश के अंदर देश की दौलत लोग लेकर के चले गए। मैं ज्यादा आंकड़ों में कितना परसेंट किसका है और चीन का है, तलकर कहते थे, इन सब की क्या मतलब है? सरदार असरदार नहीं है, सरदार असरदार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। आज क्या है? आज स्थिति बहुत खराब है। डोंट शो रोजी पिक्चर। लोगों की कमाई सिकुड़ गई है, बाजार भाव बढ़ गए हैं, घरेलू जीवन के अंदर बजट सीमित हो गए हैं, दूध के दाम बढ़ते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं। किसानों को क्या मिल रहा है? आप किसानों की फसल दुगनी, उनकी जो है उनकी आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे 2022 तक। कल क्या हुआ? 5.45% ही आपने गेहूं के दाम बढ़ाए, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई। आपने आज से 10 दिन पहले सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ा करके आपने खुद अपने हाथ से फर्टिलाइजर के दाम 45, 46%, 48% बढ़ा दिए। तो देश की अर्थव्यवस्था को आप नहीं चला पा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था देश के कारपोरेट घरानों के हाथ में कैद हो गई। आखिर ये बताइए, आम आदमी की इनकम घट गई और देश के कुछ बड़े बड़े कारपोरेट घराने नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 के पायदान पर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर इसका कोई जस्टिफिकेशन है? कोई न्याय है? और आप कह रहे हैं रोजगार। पिछले पार्लियामेंट के सदन में क्या कहा गया कि 12 करोड़ नौजवानों ने, जितेंद्र सिंह जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर, 22 करोड़ में 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए फार्म भरे। और आपने कितने लोगों को दिया? 1,44,000 और फिर और 64,000। तो बेरोजगारी की स्थिति देखिए ना। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अपने देश में 1,15,000, 20,000, 50,000 जो है बीटेक एमटेक पास होके निकल रहे हैं। ठीक है, एमबीए पास होके निकल रहे हैं। अंजना जी, क्या हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि 1,40,000 एमबीए पास लड़कों को अपने यहाँ एब्सॉर्ब कर लें? ठीक है। इंडियन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या है इतनी हैसियत कि बीटेक और एमटेक पास करके जो अपने परिवार के 40-40 लाख रुपए बाप अपनी जमीन, पेंशन, मकान पूरा सब दे करके बच्चियों को पढ़ा के निकाल रहे हैं कि कल निकलेगा? कोई रास्ता नहीं है। आपने पूरे देश को एक अंधेरी गली में डाल दिया है जहां कोई टार्च लेकर के भी कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बात माधव जी, वैसे आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। कल तक आप गौरव जी के साथ रहते थे, टीम में उनके थे, अब आपको अर्थव्यवस्था में सारी बुराइयां दिख रही हैं। मैं यही बोलने वाला था कि आज गौरव भाई के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है क्योंकि उनका अकेले डिफेंड करना पड़ रहा है। आपने भी छोड़ दिया साथ। तो देखिए, अच्छा, ये पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है, इससे अर्थव्यवस्था बिगड़ती है और सुधरती है? उस पर भी बात कर लेंगे। हाँ, ठीक। अर्थव्यवस्था की जब बात करें तो इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत नाजुक है। नाजुक आप समझते हैं, हिंदी वर्ड है, नाजुक का क्या अर्थ होता है सबको पता है। गौरव भाई ने 2-3 बातें कही। थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का मैं भी ज्ञान रखता हूँ। उन्होंने रुपये की तुलना डिफरेंट करेंसी से करने का काम किया, लेकिन गौरव भाई एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस है, कोई भी करेंसी की तुलना डॉलर से होती है क्योंकि जो ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में सर्वमान्य है। हर जगह जो है, हम लोग ट्रैवल भी करते तो यूएस डॉलर कैरी करते हैं। आज रुपये का कीमत जो है सो कम हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, चाहे जो भी रीजन है। आपने दूसरा रीजन दिया कि वहां यूएस में बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया तो डॉलर मजबूत हो रहा है। तो अपनी सरकार ने भी तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के तहत कई कदम उठाए हैं, क्यों नहीं अपने रुपये का वैल्यू बढ़ा?
आप बता दीजिए। आप तो वहां कह रहे हैं कि वहां उन्हें बढ़ाया इसलिए डॉलर का जैसे काफी रेट बढ़ गया। देखिए अंजना जी, वास्तविक बात यह है कि स्थिति गंभीर है। जो आपने कहे कोविड का चाहे नाम लिया हो या यूक्रेन रशिया का हो, वो तो हर कंट्री के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के लिए है। लेकिन जो इंडिया में स्थिति है, देखिए आपने आज महंगाई पे कंट्रोल हम लोग नहीं कर पा रहे, वास्तविक बात है। और एक कहावत है जो हमेशा बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हमारे दोस्तों ने कहा महंगाई तो सबको दिखाई पड़ रहा है, जितने भाई बहन हैं सबको महंगाई दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कहना चाहूंगा, और गौरव जी मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, आप अर्थव्यवस्था की जो भी डेटा आप दे दीजिए, जितने यहां युवा बैठे हैं एक एक युवाओं को रोजगार दे दीजिए, सब ताली पीट के कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत स्थिति में। देखिए हमसे कह रहे हैं कि आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। जब आंकड़े मैंने दिए, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देंगे वहां। एक चलिए ठीक है, बोल लीजिए। आप बोलो ना भैया, बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बोल लीजिए, उस पर भी क्या है। मतलब एक ही लाइन पे विकेट उखड़ गया भैया, इतने हल्के विकेट हो क्या, पीछे से सपोर्ट लगा देते हैं, कोई बात नहीं। 10 लाख नौकरी देंगे ये कहते हैं। 10 लाख नौकरी जब युवा मांगता है तो लाठी भाजी जाती है बिहार में, और ये हमें बता रहे हैं कि नौकरी नहीं दे पाएंगे। 20 लाख नौकरी, सुनिए 20 लाख देंगे, कितनी दी है ये 20 लाख, बता 20 दो। लाख 2 महीने कितनी हुई है दी है? सरकार की, हैं? 2 महीने हुए हैं सरकार के बने हुए। अच्छा 2 महीने हुए, उससे पहले और की आपकी सरकार सरकार नीतीश नहीं थी। आपकी सरकार केंद्र में नीतीश कितने कुमार सालों से है? बीच में मत बोलिए, आपने जवाब, मैं क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा बारी हूं। में जैसे मैं लिख लेता हूं। जी, जी। देखिए जो गुणी छात्र होता है वो लिख देता है, और जो 8वीं पास होता है भ्रष्टाचारी होता है, उसका प्रवक्ता आता है बीच में टोकता रहता आप जेल में है, बंद वो कर देते बताएगा हैं नहीं कि क्या कहेंगे। आप जेल में दूसरी बंद कर बात, देते हैं आप उनको। मैं आपको एक जेल में आंकड़ा बंद कर जरूर दिए। दूंगा। यहाँ पे जो बैठे हैं ये CMI डेटा लेके आया हूं, और केरला में लेफ्ट की सरकार, केरला में 6.4 बेरोजगारी दर है वहां पे। गुजरात में 1.6%, कर्नाटका 3.8%, मध्य प्रदेश 0.9%, महाराष्ट्र 4%, उत्तर प्रदेश 4%, 38% हरियाणा में। शांत हो जाइए, उसका भी पढ़ दीजिए ना। आप पे आ रहा हूं। शांत आपसे थोड़ी ना आऊंगा मैं, बहुत बौखला शांत क्यों रहे रहिए, भैया? शांत रहिए। बौखला अभी आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे थे, मुझे ये भी हरियाणा एक का डाटा प्रधानमंत्री बताइए। थे, आलोक मुझे जी, हरियाणा का डाटा एक-एक बताइए। करके अभी आलोक बोल जी, रहे प्लीज थे। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए। ये भी एक प्रधानमंत्री थे। ये एक बैठक चल रही है, भारत का झंडा लगा है, सोनिया गांधी बैठी है और बगल में बैठाया हुआ है मनमोहन सिंह जी को। ये भी एक प्रधानमंत्री थे। आज जब प्रधानमंत्री दहाड़ते हैं तो अच्छों को पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, ये जान लीजिए। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, बहुत आसान होता है तंज करना, ये नहीं ठीक हुआ, वो खराब है। मैं पूछता हूं, बेरोजगारी, गरीबी, ये तो मानसिकता है। ये राहुल गांधी विदेशी भूमि पे जाके कहते हैं, और राजस्थान का बेरोजगारी दर 28%, और वहां के बेरोजगार लखनऊ जाते हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी राजस्थान नहीं जाती हैं, वो लखनऊ में कैंपेनिंग कर रही थी। ये बात अलग है, जनता लताड़ती है, 399 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, 387 पे जमानत जब्त हो जाती है, क्रेजी बॉल की तरह उछल रहे हैं। प्रियंका वाड्रा आ गई, हम सब जीत जाएंगे, 2 सीटें आएंगी, 2 सीटें। डोंट बी क्रेजी, बी नॉर्मल, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट। और उधर अतुल अंजान जी से भी एक बात कह कला है इनमें, प्लीज 80-20 पे भी बात कर लीजिए, हिंदू मुसलमान पे भी बात कर अभी लीजिए। आइए गुजरात आइए कभी। अरे भाई, 10 भारत लाख में ही है। अरे भाई, इटली में नोटबंदी से क्या मम्मी निकला कह रही है, इस पर बेटे, बताइए। पिज्जा ऑर्डर कर दूं। इटली चलोगे? नोटबंदी में अरे कितना आप गुजरात काला आइए धन ना। निकला उस पर बताइए। अपनी यात्रा को और थोड़ा सा गडकरी जी मोड़िए। क्या झूठ बोल रहे हैं इस गुजरात पर भी भारत में ही बताइए। है। SSC के कितनी गुजरात आइए। वैकेंसी निकली ये उसका कौन सा? उत्तर अच्छा दीजिए। आप बताइए, मैं किसी के बीच में जनता बोला नहीं, था? नहीं, आप क्यों भाई, नहीं? आप क्यों नहीं ऊट पटांग सुन बात सकते? करेंगे तो बताइए। बोलना पड़ेगा। आपको आलोक जी, बीच इनकी- में मत बोलिए, प्लीज। इनके पेपर पे लिखा है, राहुल का नाम जपना, पराया माल अपना। और मैं आंकड़े दे रहा हूं, मैं कागज लेके आया अंजना जी, अब उत्तर देने का मौका कागज दीजिएगा। लेके आया हूं। ये ईमानदारी और अंजना घोटाले जी, उत्तर वालों देने में का फर्क मौका है। दीजिएगा एक मुझे। आंकड़ा नहीं दिया अपने प्रदेश का। मैं अब उत्तर दूंगा छत्तीसगढ़ सारे का के आंकड़ा सारे। दीजिए। सारे बताइए आंकड़ों मुझे, पे उत्तर दूंगा मैं, आपने आप बोल लीजिए मैनिफेस्टो में पहले। वादा किया, इन्होंने किसानों की बात करी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले, 12वीं किस्त अभी दी है। एमएसपी हमने अभी घोषित करी है। अरे एमएसपी का वादा तो आपने किया था, 8 साल ठंडे बस्ते में वो फाइल डाल दी। किसान भाइयों की चिंता है तो नरेंद्र मोदी जी को है, युवाओं की चिंता है तो नरेंद्र मोदी जी को है। और हो सकता है कि आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी हो, लेकिन हम में वो दमखम है, एक साथ चलेंगे तो उन उम्मीदों को पूरा करके रुक जाइए, दिखाएंगे। दो ये तीन हमें सवाल दमखम लेंगे। है। एक सवाल As our finance minister said that this is हिंदी में पूछ सकते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि रुपी जो है स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब डॉलर स्ट्रेंथ कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व 6 मंथ लो पर है, करंट अकाउंट डेफिसिट में फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल 23 में 2.5% टोटल जीडीपी का, वो रुपी स्लाइडिंग की वजह से ही तो हो रहा है। डॉलर स्ट्रेंथ और रुपी की बात एक ही है ना। सरदाना जी इसका जवाब देंगे? मैं उत्तर दे दूं?
अच्छा तो आप दे दीजिए फिर मैं ऐड कर सही दूंगा। कहा आपने, हकीकत हमारे सामने है जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन है, और जब तक फेड अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहेगा ये स्थिति चलती रहेगी। मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर वेस्टर्न वर्ल्ड में दिसंबर में खत्म होता है। इस समय पूरी इकोनॉमी को उनको स्टेबलाइज करना है बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड बाकी क्राइसिस को लेके। दिसंबर तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी। जब नया फाइनेंशियल ईयर आएगा, क्योंकि इस समय बैंकों को और कंपनियों को जो दुनिया भर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे हॉट मनी का, नाउ दे हैव टू विड्रॉ एंड टेक इट बैक टू क्लीन द बैलेंस शीट। अभी ये सब चीजें स्थिति में इनसर्टेनिटी है। मेरा एस्टिमेट यह है कि दिसंबर तक रहेगा। जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में, जब करेंसी रीडिप्लॉय होगी, इन्वेस्टमेंट शुरू होंगे, आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी आती दिखेगी। ठीक है, अगला सवाल जल्दी मेरा से सवाल बीजेपी से है। ये बीजेपी महंगाई और बेसिक मुद्दे पे राजनीति क्यों नहीं करती है, और जो महंगाई बढ़ रहा है तो बीजेपी उसके लिए क्या स्टेप उठा रही है? आप हिमाचल और गुजरात में जो इलेक्शन है कामकाज पे वोट मांगेंगे? और एक सवाल है जेडीयू से, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बिहार का क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार में रोजगारी, उसके लिए सरकार क्या सॉल्यूशन कर रही है? ठीक है, एक साथ दोनों का जवाब लेंगे, बैठिए। नीचे नमस्कार। आइए। हाँ, नमस्कार सर, मेरा जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आप प्रश्न? हाँ, मेरा जो प्रश्न है वो आपसे ही है सर। सर आपने जैसे कहा कि आईएमएफ ने कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक साइनिंग इकोनॉमिक है, और हाल में ही आप देखेंगे तो आईएमएफ ने ही, उन्होंने जो पहले जीडीपी का अनुमान लगाया था वो 7.4 रखा था, और उसे घटा के अब उन्होंने 6.8 कर दिया। और सर मेरी बहुत सारी सवालें हैं आपसे सर। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी अगर हम बेसिक, क्योंकि एक कहावत है सर कि दूर का ढोल अक्सर सुहाना ही लगता है, तो अगर आईएमएफ सर, जैसे अगर हम पेट्रोल पे देखते हैं तो अभी वो जो उसकी कीमत है सर वो अभी तक में ऐतिहासिक काल में सबसे सबसे ऊंचे स्तर पे है सर। और अगर हम आपकी ही द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर हम सब्सिडी योजना के बारे में बात करते हैं, तो एक तो और जहां पे आप महिलाओं को फ्री में सिलेंडर जैसी सिलेंडर या ईंधन देने की योजना चलाते हैं, और दूसरी ओर आप जो घरेलू ईंधन है उनके जो दाम है उसको हाई कर देते हैं सर। तो ये कहां तक ये ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले तो एक और प्रश्न है, एक सेकंड प्लीज, जल्दी से नीचे आइए। सर मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और उसके वजह से भी रुपये पे इफेक्ट पड़ रहा है, और उससे क्या है इन्फ्लेशन आएगा, और आरबीआई क्या है रेपो रेट बढ़ा देगी, उससे सर पछताएंगे, और सर हम ही लोग आम जनता ही सर प्रॉब्लम होगा उसके लिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा कि आईएमएफ का जो इकोनॉमी का रेटिंग आया है उसमें गिरावट आई है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज पूरे विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। फॉरेन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर ग्रोथ रेट, देखिए मैं आंकड़े लेके इसीलिए आया हूं, मैं चाहता हूं कि विश्वास जागे जनता का, और हम लोग ऐसे ही ये नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी के जो डेटा है उससे बात करें, हम लोग ऑथेंटिक डेटा पे बात करें। और मैं आपको बताता हूं, देखिए 2021 का प्रोजेक्शन भारत का था 8.7%, चाइना का था 8.1%, हमारे को 6.8% किया 2022 में, और 23 में 6.1%, चीन का 8.1% से 3.2% कर दिया, 5% कम किया है। और भारत का जो रीअसेसमेंट भी हुआ तब भी इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सेकंड, आपने मुझसे पूछा कि फॉरेक्स रिजर्व की बात करी, तो फॉरेक्स रिजर्व मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे विजय जी हैं वो भी बता देंगे। 2014 में जब हमारी सरकार आई, द फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया कितने पे था? 322 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये जून 2020 में पहली बार, क्योंकि आर्थिक जो हमारी नीतियां हैं वो अच्छी थी, 500 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस हुआ, और आज की डेट में भी 630 बिलियन यूएस डॉलर्स से जाके हमने उसका इस्तेमाल किया अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन 570 बिलियन यूएस डॉलर पे आज भी है, जो ऐतिहासिक है, और हमारे पास इनफ कुशनिंग है।